Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is mechanism of DNA replication, how DNA replicates and produce its replica. Our topic is machinery and enzymes that is given in the NCERT. This is going to be a very important topic. The question has come from this topic many times and in future also question may come from this topic. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा कैसे डीएनए अपना नई कॉपी या रेप्लिका बनाता है, जो कि एनसीईआरटी में मशीनरी एंड एंजाइम्स के नाम से गिवन है। इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और आने वाले टाइम में फिर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। My name is Deepak Latter. I am going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic is mechanism of DNA replication, जो कि NCERT में बेटा दिया हुआ है मशीनरी एंड एंजाइम के नाम से। जब आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से नया डीएनए बनता है, डीएनए से नया डीएनए बनता है, जिसमें जब नया डीएनए बनता है तो उसमें एक स्ट्रैंड हमेशा पुराना होता है और एक स्ट्रैंड हमेशा नया होता है। तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन बोला जाता है। तो ऑलरेडी हमने सेमी कंजर्वेटिव को समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि अलग से हमने उस वीडियो को बनाया था। नाउ मैकेनिज्म में हम देखेंगे कैसे पुराने स्ट्रैंड के ऊपर एक नया डीएनए बन जाता है। इसी मैकेनिज्म को समझने वाले हैं हम। स्पेसिफिकली यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि मैकेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का सेम होता है। तो चाहे हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ें चाहे यूकैरियोट्स में, तो मैकेनिज्म सेम रहने वाला है। तो इसलिए मैकेनिज्म ही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। डिफरेंसेस कुछ होंगे तो बस टाइप ऑफ एंजाइम के डिफरेंसेस होंगे, बाकी स्टेप्स सिमिलर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म में क्या हम यहाँ पे देख पाते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास में हमारे जेनेटिक मटेरियल या किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल या कोई प्रोकैरियोट हो सकता है, उसका स्मॉल सेगमेंट लिया हुआ है, एक स्मॉल सेगमेंट ले रखा है जिसमें एंड्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो एंड्स का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक डीएनए हेलिक्स ले रखा है। इस डीएनए हेलिक्स पे सबसे पहले जो एंजाइम यहाँ पे काम करता है, हमने रिक्वायरमेंट्स भी अलग से डिस्कस कर रखी हैं, रिक्वायरमेंट्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लो, जिसमें हमने सारी रिक्वायरमेंट्स, सभी टाइप्स के एंजाइम्स, सब कुछ हमने वहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे हेलिकेज प्लस में क्या होगा, साथ में यहाँ पे हेलिकेज का काम क्या होता है, हेलिकेज का सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये ओराई वाले रीजन के पास आएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ओराई क्या होता है, ऐसा रीजन जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि प्रोकैरियोट्स में एक ही जगह पे होता है। ओराई जो होता है प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है, यूकैरियोट्स में मल्टीपल होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, और या फिर थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं नंबर की अगर बात की जाए। तो यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा ओराई हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में केवल एक होता है। तो हेलिकेज सबसे पहले जो है क्या करेगा, ये डबल हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर को क्या करेगा, एक कट लगाएगा, एक निक लगाएगा। क्या करेगा, एक कट लगाएगा। आपको पता है जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, एक दूसरे के ऊपर रैप है। अगर एक स्ट्रैंड को कट लगाएंगे तो दूसरे के ऊपर जो वहाँ पे रैप हो रखा था तो वो अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए हेलिकेज का काम क्या होता है, कट लगा देना। तो डबल स्ट्रैंड में क्या करेगा, ये कट लगा देगा। मान लो इसने यहाँ पे कट लगा दिया है, तो कट लगाने से क्या हुआ कि अब यहाँ पे एक रास्ता बन जाएगा, और ये इसकी टेंशन जो थी इसके अंदर, जो कॉइलिंग यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जो है ट्विस्ट हो रखी थी, उसकी अंदर की जो टेंशन है अब वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे। क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये, मान लो इस डायरेक्शन में ये यहाँ पे ऐसे कोयल हो रखा था, तो ये अपोजिट डायरेक्शन की तरफ भागेगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर टेंशन डेवलप थी जो राइट हैंड फैशन में, जो हम डीएनए पढ़ रहे हैं वो राइट हैंडेड फैशन में कोइल्ड होता है, ट्विस्टेड होता है, जो कि बी टाइप का डीएनए। हम कौन सा डीएनए पढ़ रहे हैं बेटा, बी टाइप का डीएनए पढ़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें से हम बी टाइप का डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें टेंशन जो रिवर्स डायरेक्शन में डेवलप होगी, उसको यहाँ पे रिमूव करने के लिए प्रोकैरियोट्स में तो गायरेज होता है बेटा, और यूकैरियोट्स में टोपोइसोमरेज एंजाइम होता है जो इस काम को करता है। तो हेलिकेज ने जो कट लगाया था, कट लगाने के बाद में जो टेंशन रिवर्स डायरेक्शन में डेवलप हो रही थी, उसको भी वहाँ पे रिमूव करने के लिए, रिलीज करने के लिए गायरेज प्रोकैरियोट्स में काम करेगा, टोपोइसोमरेज यूकैरियोट्स के अंदर उस काम को करता है।
अब जैसे ही ये काम दोनों कर देंगे, ये इसको स्टेबलाइज करने का काम करेंगे। फिर क्या आएंगे अब एसएसपी। एसएसपी क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये एसएसपी सिंगल स्ट्रैंड, जहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड भी हटा दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड किसने हटाए थे? जिसने कट लगाया। कट किसने लगाया? हेलिकेज ने। हाइड्रोजन बॉन्ड भी किसने हटाए? हेलिकेज ने। तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हटने के बाद में जो स्ट्रैंड थे उसको पकड़ के रखने का काम कौन करेगा बेटा? या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसको होल्ड करके रखेंगे। जब ऐसा होगा तो बेटा ये फोर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सपोज होगा। तो आप देख सकते हैं फोर्क लाइक स्ट्रक्चर एक्सपोज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क। तो जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पे ओरई होती है, जहाँ पे हेलिकेज आके काम करता है, जहाँ पे टोपाज या गायरेज काम करता है, और जहाँ पे एसएसबी आके बाइंड करेंगे, फिर वहाँ पे एक फोर्क बनेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन फोर्क। ये रेप्लिकेशन फॉग बन गई है, बट आप देख रहे हैं दोनों तरफ रेप्लिकेशन फॉग, क्योंकि रेप्लिकेशन दोनों तरफ एक साथ हो सकता है, दोनों स्ट्रैंड का हो सकता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जरूरत क्या होगी बेटा? हमने अभी तक दो एंजाइम देखे, हेलिकेज, गायरेज, और फिर नेक्स्ट है प्राइमेज। प्राइमेज का काम है बेटा प्राइमर को बनाना, आरएनए के स्ट्रैंड को बनाना। आरएनए से बना होता है प्राइमर। यहाँ पे स्टार्ट करवाने के लिए डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आरएनए के प्राइमर की जरूरत पड़ती है। तो प्राइमेज एंजाइम सिंथेसिस करेगा एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर, जो कि 15 to 20 बेस पेयर का हो सकता है, बेसिस का हो सकता है। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। इनिशियली एक छोटा सेगमेंट लगाना पड़ता है आरएनए प्राइमर का, जिसको बाद में हटा दिया जाता है, इनिशियली लगाया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जहाँ पे ओरई था वहीं पर जो है प्राइमर जो है अटैच किया जाएगा। हम एक साइड के लिए समझ रहे हैं, दूसरी साइड के लिए अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। तो हमने इस साइड का समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या होगा बेटा? डिफरेंट टाइप्स के आरएनए जो है प्राइमर यहाँ पे बने होंगे, वो आके यहाँ पे अटैच करेंगे और एक ही जैसे जिस तरह की और रही होगी। फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या होने वाली है? सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसको क्या बोलते हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वाला, क्योंकि 3 टाइप के होते हैं प्रोकैरियोट्स में। मेन एंजाइम या जो रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है वो कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। साथ में डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, डिऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी एगोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सीसिडिन ट्राइफॉस्फेट। ये तीनों यहाँ पे जो है इस तरह के यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसका काम क्या होता है? एक तो ये सबस्ट्रेट का काम करते हैं, और दूसरा ये एनर्जी सोर्स भी। क्योंकि जब ये मान लो मैं एक को दिखा रहा हूँ, जब DATP में ट्राइफॉस्फेट है, जब ये क्या बनेगा? DAMP। इस फॉर्म में तो ये जुड़ता है चेन के अंदर, प्लस में 2 फॉस्फेट निकलेंगे बेटा यहाँ पे। जब 2 फॉस्फेट निकलेंगे तो उसे एनर्जी निकलेगी, उसी एनर्जी को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाने का काम करेगा। तो पहला स्टेप जो है यहाँ पे इनिशिएशन स्टेप है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, साथ में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, बहुत सारे डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब आरएनए प्राइमर लग चुका होगा। आरएनए प्राइमर लगने के बाद में आगे की तरफ जो है न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमर जो है स्टार्ट करवाता है, और प्राइमर जो होता है वो प्राइमेज एंजाइम के द्वारा बनाया गया है, और जो ओराई वाले रीजन पे अटैच करेगा। तो हमेशा नया डीएनए 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है। तो प्राइमर की 5 to 3 डायरेक्शन थी, आप देख सकते हैं प्राइमर की 5 to 3 इस डायरेक्शन में, ये प्राइमर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो नया डीएनए जो बनेगा वो 5 to 3 में ही बनेगा बेटा। यहाँ पर 5 to 3 में बन रहे हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इनिशिएशन स्टेप तक आते आते हमने समझा कैसे जो है किस किस एंजाइम ने काम किया। मैं फिर से आपको रिकॉल करवाता हूँ। देखो हेलिकेज एंजाइम सबसे पहले निक लगाने का, कट लगाने का काम करेगा, और ए के आसपास लगाएगा कि वहीं से ही स्टार्ट करना है रेप्लिकेशन। वहीं पे आरएनए जो प्राइमर आएगा और डीएनए पॉलीमरेज आके काम करेंगे। फिर गायरेज एंजाइम आएगा, जो यहाँ पे टेंशन जो डेवलप होगी रिवर्स डायरेक्शन को रिलीज करेगा प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में टोपाइसोम ले जाएगा। साथ में एसएसबी का यहाँ पे रोल होगा, एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आएगा, और रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगी, जहाँ से कट लगा था, और फॉर्क बनने के बाद में यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। प्राइमेज एंजाइम आकर के प्राइमर बनाएगा, आरएनए प्राइमर। आरएनए का जो सेगमेंट होता है उसको आरएनए प्राइमर बोलते हैं। फिर साथ में ये जो है यहाँ पे डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, और ये धीरे धीरे इनिशिएशन हो जाएगा। ये इलोंगेट करने की कोशिश करेगा। जो हेलिकेज होगा बेटा वो हेलिकेज, ये मान लो पहले हेलिकेज यहाँ था, अब हेलिकेज यहाँ पहुँच गया है। धीरे धीरे हेलिकेज क्या करेगा? आगे 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 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हटाता जाएगा, अनवाइंड करेगा। अनवाइंड का मतलब क्या होता है? ओपन कर देना डबल हेलिक्स को। क्या करना? डबल हेलिक्स को ओपन कर देना।
तो यहाँ पे अनवाइंड कर दिया है डबल हेलिक्स को और आगे की तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक स्टैंड पे जो ये वाला स्टैंड था जहाँ पे 3 to 5 यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था, इस पे कॉन्टीन्यूसली इसके सामने तो ओपन हो रहा है रीजन, लेकिन इस वाले ने जो प्राइमर यहाँ पे लगा था ये तो इस साइड काम कर रहा था 5 to 3, लेकिन ये जो ओपन हुआ एरिया वो क्या था बैक साइड में, तो इसको नया प्राइमर लगाना पड़ा। तो एक स्टैंड 3 to 5 वाले पे तो बेटा एक ही प्राइमर जो है पूरे जो है स्टैंड के लिए काफ़ी होता है। लेकिन दूसरा स्टैंड अगर आप यहाँ से देखो इसकी डायरेक्शन क्या है 5 to 3 डायरेक्शन है, तो इस स्टैंड के लिए आपको बार बार प्राइमर लगाने पड़ेंगे बैक डायरेक्शंस में। तो इसलिए एक पे जो है एक ही प्राइमर काम कर देगा स्टैंड पे, दूसरे स्टैंड पे बार बार हमें प्राइमर्स लगाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर से आगे देख सकते हैं तो इलोंगेशन यहाँ पे होता जाएगा। तो जब तक ये जो यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम है इसको पूरा ओपन नहीं कर देगा, जो यहाँ तक आ चुका है हेलिकेज एंजाइम, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्राइमर के सामने जो है एक बार लगने के बाद यहाँ तक सिंथेसिस कर दिया इस प्राइमर ने। लेकिन यहाँ पे दूसरे स्टैंड पे देख पा रहे हैं आप, जहाँ पे एक बार प्राइमर लगा उसने इतने पार्ट को सिंथेसाइज किया, फिर दूसरा प्राइमर लगा उसने ये बनाया, फिर तीसरा प्राइमर लगा उसने ये बनाया। तो ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी बेटा, यहाँ पे प्राइमर लगते रहेंगे इस स्टैंड के ऊपर, साथ में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी और डीएनए पॉलीमरेज काम को करवाता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रैंड के ऊपर सिंथेसिस जो है वो जल्दी जल्दी हो रहा होगा, इसलिए ऐसे स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि यहाँ दूसरे स्टैंड पे जो सेगमेंट बन रहे हैं बेटा वो फ्रेगमेंट की फॉर्म में बन रहे हैं, और इन फ्रेगमेंट का नाम दिया गया था ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट ओकाजाकी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किए थे, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट इनको नाम दिया गया क्योंकि इसमें बार बार प्राइमर लगाना पड़ रहा है, तो इसको नाम दिया गया लेगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसका सिंथेसिस बाद में कंप्लीट होगा एज कम्पेयर टू लीडिंग स्ट्रैंड। ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि प्राइमर को बार बार हटाना पड़ेगा, फिर इसको जो है लाइगेज की हेल्प से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक स्टैंड जल्दी जल्दी बन रहा है जिसको लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, एक लेगिंग स्टैंड है जिसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहे हैं। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि लेगिंग स्टैंड के ऊपर बने हैं। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा लास्ट में, एट द एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 की जरूरत पड़ेगी जब हम यहाँ पे टर्मिनेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हेलिकेज ने पूरे डीएनए को ओपन कर दिया होगा कंप्लीटली। आप देख पा रहे हैं जहाँ पे ये प्राइमर जो लगा हुआ था, ये वाला प्राइमर बेटा, इसको डीएनए पॉलीमरेज 1 आकर के हटा देगा। इसको क्या करेगा? हटा देगा। हटाने के बाद क्या करेगा? इसके अगेंस्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स लगाएगा। ये धीरे धीरे इसको अटैच करेंगे, ये कंप्लीट यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बन क्या एक चेन बनेगा, और फिर ये इसके साथ लाइगेज करके, लाइगेज एक का मतलब होता है बेटा सील कर देना। तो सिंथेसिस भी करेगा, ये चेक करेगा, साथ में ये सील कर देगा। इसको क्या कर देगा? सील कर देगा, जोड़ देगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी प्राइमर थे, यहाँ प्राइमर थे, इसमें तो यहाँ मल्टीपल प्राइमर थे। तो पहला प्राइमर यहाँ पे हटा दिया गया डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा, फिर इसके अगेंस्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री जो थे वो लगाए गए। सेम यहाँ पे इस तरह से किया गया बेटा, इसकी जगह प्राइमर हटाया गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड लाए गए। तो यहाँ पे अब डीएनए बन गया, पहले आरएनए था इसके जगह पे। अब डीएनए बनने के बाद में फाइनली क्या कर दिया गया, इन सब को जो है लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया गया होगा। और अब ये इसका जो सिंथेसिस इस स्ट्रैंड के ऊपर जो डीएनए, इसका सिंथेसिस थोड़ा सा लेट कंप्लीट होगा एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड के ऊपर लीडिंग स्ट्रैंड है, ये एक ही प्राइमर हटाना था यहाँ पे, इस स्ट्रैंड के ऊपर मल्टीपल प्राइमर हटाने थे और उनके जगह रिप्लेस करना था, तो इसलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा। तो इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। दूसरा आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बनने क्या किया, रिमूवल ऑफ प्राइमर, ये इसका काम है, साथ में लाइगेज एक्टिविटी करता है, ये सील कर देना काम करता है, जोड़ना काम करता है। जो नया डीएनए बना है बेटा उसमें एक स्ट्रैंड देखो आप, जो है ये वाला स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन 3 to 5 है, और नया स्ट्रैंड क्या है 5 to 3। तो हमेशा डीएनए किस डायरेक्शन में बनता है? 5 to 3 में। टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होती है? 3 to 5। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे ये इस तरफ 5' है तो ये इधर से शुरू हुआ, इस डायरेक्शन में सिंथेसिस करते हुए गए यहाँ पे प्राइमर्स। तो इसलिए यहाँ पे 3 to 5 जो है हमारा टेम्पलेट होता है, और 5 to 3 हमारा जो है डीएनए का सिंथेसिस होता है। जो 2 डीएनए बने हैं बेटा, एक डीएनए से आप देख सकते हो एक स्ट्रैंड उसमें पुराना है जो कि ब्लैक वाला है, और एक स्ट्रैंड ग्रीन वाला हमारा नया है। सेम इसमें एक स्ट्रैंड ओल्ड है, पेरेंटल है, और एक स्ट्रैंड ग्रीन वाला नया है। इसलिए इसको हम रेप्लिकेशन को कैसा बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। कैसा बोलते हैं बेटा? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन में हमने देखा कि 3 स्टेप हो सकते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। जब कंप्लीट हो जाएगा रेप्लिकेशन तब क्या हुआ? टर्मिनेशन। एनसीईआरटी ने भी डायग्राम बेटा रेप्लिकेटिंग फोर्क बना के आपको दिखाया है, एक स्ट्रैंड जिसके ऊपर सिंथेसिस जो है
कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है वो स्ट्रैंड क्या कहलाता है, जिसमें नया स्ट्रैंड जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ पे जो है। तो इसको हम लीडिंग वाले क्या हो सकते हैं, कंटिन्यूस सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्राइमर लगाने के बाद कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है। तो जिसके अगेंस्ट होता है वो क्या होगा, 3' to 5' वाला है स्ट्रैंड, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस सिंथेसिस। जो इस साइड से देखेंगे तो ये 5' to 3' है, इसके ऊपर कैसा होगा बेटा, डिसकंटिन्यूस होगा। और इसमें क्या बनेंगे, देखो आप बार बार देख सकते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने हैं यहाँ पे, और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बाद में जोड़े जाते हैं, इसलिए ये लैग करता है सिंथेसिस होने के समय। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी सेम डायग्राम यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप एनसीईआरटी के डायग्राम लेबल याद रखना, ये वाला कॉन्टीन्यूस सिंथेसिस लिखा हुआ है, यहाँ डिसकॉन्टीन्यूस लिखा हुआ है, और ये वाले न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, और ये टेम्पलेट डीएनए पेरेंटल स्ट्रैंड। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिखाया है, और रेप्लिकेटिंग 4। तो बेटा एक साथ दोनों डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में हो रहा है और फिर ये इस डायरेक्शन में, तो बाई डायरेक्शनल यहाँ पे सिंथेसिस होता है एक साथ में। साथ में हमने जो डीएनए पॉलीमरेज पढ़े हैं बेटा, उसमें से हम डिफरेंट टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज देखे। हमने डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज एक्टिविटी सबकी की डायरेक्शन सेम है। पॉलीमरेज 1 की 5 to 3 है, इसकी भी 2 की 5 to 3 है, और 3 की भी 5 to 3 है। मेन एंजाइम सबसे ज़्यादा काम कौन करता है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। अगर ये नहीं होगा, या इसके साथ में कौन काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1, और या फिर 1 ने काम नहीं किया तो फिर करेगा 2 काम। इसका रेट देख सकते हैं आप, 2000 बेस पेयर पर सेकंड, बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है एज कम्पेयर टू डीएनए पॉलीमरेज 1 जो कि 1000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट ही कर पाता है। ये तो बहुत ही कम कर पाता है 2000 जो कि 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। अब आते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के ऊपर। एक्सोन्यूक्लियस क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखो, जैसे ये प्राइमर लगा, ये डीएनए बना। अब इसको देखो, ये 3' एंड है, इसको चेक करना है यहाँ पे, ये बेस जो लगाया है क्या कॉम्प्लीमेंट्री बेस सही लगाया नहीं लगाया। मान लो एडेनिन था तो क्या आया, थाइमिन आया कि नहीं आया, या फिर यहाँ पे ग्वानिन था तो क्या साइटोसिन आया कि नहीं आया। तो क्या करेगा, 3' एंड पे ये चेक करता रहेगा उल्टी डायरेक्शन में, 3' से 5'। इसी को बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अगर मान लो यहाँ पे गलत बेस लग गया, मान लो यहाँ पे ग्वानिन था और यहाँ पे थाइमिन लग गया, तो ये इसको हटा देगा। क्या करेगा, चेक करके हटा देगा और जल्दी से रिप्लेस करेगा राइट करेक्ट वाले से, किससे, साइटोसिन से। तो इसी के कारण इसकी कौन सी एक्टिविटी काम आएगी, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लिक एसिड को कट करने की एबिलिटी, और ये एंड से कट करेगा, हम सबसे लास्ट वाले को कट करेगा, इसलिए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। इसके अलावा कुछ के पास दोनों एक्टिविटी हैं बेटा, जो कि 5' से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास दोनों डायरेक्शन में एबिलिटी है एक्सोन्यूक्लियस करने की। ये 3' to 5' भी कर सकता है, 5' to 3' भी कर सकता है। ये रिमूव ऑफ प्राइमर के लिए कौन सी करता है, 5' to 3'। तो यहाँ पे जब प्राइमर रिमूव करेगा, जब कहाँ से रिमूव करेगा बेटा, 5' से 3' की तरफ इनको यहाँ पे रिमूव करने का काम करेगा। इसके पास दोनों डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करने की एबिलिटी है। जबकि यहाँ पे 3' to 5' 2 के पास है, डीएनए पॉलीमरेज 2 के पास, और डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास भी 3' to 5' एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे जो है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करने की एक्टिविटी है, जो कि कॉमन है जिसमें 3' to 5'। लेकिन इसके पास दोनों हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 जिसके पास 5' to 3' भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर सकता है। तो हमने यहाँ पे बेटा समझा है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स का हमने एक्शन देखा, ये हमने समझा है क्लियरली। एक एक करके है हमने इनिशिएशन देखा स्टेप, फिर इलोंगेशन देखा, फिर हमने टर्मिनेशन स्टेप देखा। सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, एग्ज़ाम में जो बातें आती हैं, इसलिए आपको सब बातें ध्यान से फिर से दोबारा से वीडियो को देख लेना है। अगर आपको कोई बात जो है ढंग से याद नहीं हुई है, बार बार देखोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है सब चीज़ें, सब बातें आपको एग्ज़ाम में कैसे आएंगी ये सब समझ में आ चुका होगा। जैसे हमने डिस्कस किया है, अगर बोर्ड में आप एग्ज़ाम देने वाले तो बोर्ड में आप ऐसे डायग्राम बना करके आप समझा दोगे तो आपको फुल मार्क्स बोर्ड के अंदर मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको सब बातें समझ में आ गई हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।